हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर पोर्शन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जिसका नाम है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। मीन्स दो वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है, आज हमें ये देखना है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम कुछ केस देखेंगे। तो फर्स्ट केस हम ये देखते हैं कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के मतलब या दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो। Means when two vectors are in same direction, means दो वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो इनको कैसे जोड़ा जाता है ये हमें देखना है। तो देखिए, एक वेक्टर ये रहा, हम मान लेते हैं ए वेक्टर है। दूसरा वेक्टर ये रहा जिसे हम मान लेते हैं बी वेक्टर है। ठीक है, तो देखिए ये जो लेंथ है ना, इनकी जो जितनी ये लंबी बनी गई है ये इनकी लेंथ है। ठीक है, अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि हम दोनों को जोड़ देते हैं इस तरीके से। तो ये वेक्टर अगर हमारा ए है और ये वेक्टर हमारा बी है, तो अगर सेम डायरेक्शन में हुए तो देखिए इनकी लेंथ बड़ी हो गई है। मीन्स इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर। तो ये तरीका होता है कि अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट ऐसे निकलता है, उनकी लेंथ बढ़ जाती है ना। तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सेकंड की बात कर रहे हैं कि व्हेन टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स दो वेक्टर जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हों तो रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखना है। तो देखिए, एक वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर हम मान लेते हैं, बी वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये बी वेक्टर है। ठीक है, तो यहां पे हम बोलेंगे कि यार एक वेक्टर तो ये रहा, ठीक है, ये ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये रहा। मीन्स हम बोलेंगे कि ए वेक्टर में से बी वेक्टर घट जाएगा और जो रिजल्टेंट आएगा उसकी लेंथ, अगर ये लेंथ बड़ी थी तो ये लेंथ इस बड़ी लेंथ में से कम हो जाएगी। मीन्स इसकी लेंथ अब और कम हो जाएगी। मीन्स आर वेक्टर जो आएगा, मीन्स रिजल्टेंट आएगा वो ए वेक्टर प्लस, अब देखिए प्लस करेंगे लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि इस वाली डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होगा। मीन्स ए वेक्टर को हमने पॉजिटिव मान लिया तो बी वेक्टर होगा माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ये एक तरीका होता है क्योंकि दो वेक्टर्स को हम कभी घटाते नहीं है, हमेशा वेक्टर्स को जोड़ा जाता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि दोनों वेक्टर्स किस डायरेक्शन में हैं। अगर सेम डायरेक्शन में हो तो लेंथ बड़ी हो जाती है, वहीं अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो जुड़ने के बाद लेंथ कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वेक्टर पॉजिटिव होगा तो दूसरा वेक्टर नेगेटिव होगा। मीन्स हम इसको फाइनली लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से दो वेक्टर्स को जोड़ा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर दो वेक्टर्स को किसी और मेथड के थ्रू जोड़ सकते हैं क्या। तो देखिए, अगर दोनों वेक्टर्स किसी एंगल पे हैं तो हम उनको दो और मेथड के थ्रू जोड़ सकते हैं। एक होता है ट्रायंगल लॉ और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, मीन्स ट्रायंगल लॉ से भी हम दो वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं और पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू भी दो वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं बाई ट्रायंगल लॉ। चलिए अब हम समझते हैं कि ट्रायंगल लॉ से कैसे दो वेक्टर्स को जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें इस रूल से दो वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। मीन्स ट्रायंगल लॉ से दो वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं। दो वेक्टर्स को जोड़ने पर जो नया वेक्टर प्राप्त होता है उसे रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। मीन्स कि अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, अगर दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो एक नया वेक्टर प्राप्त होता है जिसे बोला जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है,
अब देखिए ट्रायंगल लॉ का एक की पॉइंट है, उस की पॉइंट को अगर हम समझ पाएंगे मीन्स ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें समझते हैं। इस रूल से रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए एक वेक्टर के हेड में दूसरे वेक्टर के टेल को ऐड करते हैं। मीन्स अगर हमें ट्रायंगल लॉ यूज करना है तो हम इसमें ये समझ जाते हैं कि एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल दोनों को आपस में जोड़ा जाता है। मीन्स अगर एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अगर इनको हमें ट्रायंगल लॉ के थ्रू जोड़ना है तो जो ए वेक्टर है उसके हेड में बी वेक्टर के टेल को ऐड करना होगा। बट इसके पहले हम एक बात ध्यान रखते हैं कि हमने पीछे देखा भी था प्रीवियस लेक्चर में कि मतलब किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली आगे पीछे ऊपर नीचे शिफ्ट कर पाते हैं। मीन्स अगर ये वेक्टर है इसको हम आगे पीछे इधर इधर ऐसे ऐसे ये शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स हम इस वेक्टर को अब क्या करेंगे, पकड़ के ऐसे थोड़ा पीछे लाएंगे, थोड़ा आगे कर देंगे ऐसे, तो ए वेक्टर के हेड में बी वेक्टर का टेल ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी, ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर का टेल जुड़ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, ए वेक्टर के टेल और बी वेक्टर के हेड को ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक नया वेक्टर प्राप्त हुआ। वो वेक्टर ऐसा है कि ए वेक्टर के हेड, ए वेक्टर के टेल और बी वेक्टर के हेड से मिल गया। तो देखिए यहाँ हेड हेड मिल रहा है और यहाँ टेल टेल मिल रहा है। तो जिस वेक्टर का हेड हेड और टेल टेल एक जगह मिले वही वेक्टर होता है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर यानी आर वेक्टर होता है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के सम के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? ऐसे होगा, मीन्स दो वेक्टर को ट्रायंगल लॉ से ऐसे हम ऐड करते हैं। जैसे एक और इसमें देख लें कि एक वेक्टर हम मान लेते हैं ऐसे था और दूसरा वेक्टर हम मान लेते हैं ऐसे था। ठीक है, अब इन दोनों वेक्टर्स को हमें दोनों वेक्टर्स को जोड़ना है बाय ट्रायंगल लॉ। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं। यहाँ पे एक वेक्टर है, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, इसके पैरेलली हम इसको ए वेक्टर मान लेते हैं और इसको बी वेक्टर। तो ए वेक्टर को ऐसे ही रहने दीजिए। बी वेक्टर को क्या करते हैं, हम शिफ्ट करके इसके टेल को इसके हेड से मिला देते हैं। मीन्स हम ऐसे मिला देंगे तो ये हो जाएगा बी वेक्टर। तो देखिए बी वेक्टर का टेल और ए वेक्टर का हेड दोनों एक जगह मिल गए। अब क्या करेंगे कि ए वेक्टर का टेल और बी वेक्टर का हेड ऐसे मिला देंगे। तो देखिए यहाँ पे हेड हेड मिला और यहाँ पे टेल टेल मिला, मीन्स यही अब आर वेक्टर है। ठीक है, मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर यही है और ये होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के सम के बराबर। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रायंगल लॉ से किस तरीके से वेक्टर्स को ऐड करते हैं। आ गया? चलिए नेक्स्ट हम कुछ और एक आध एग्जांपल देखते हैं इसमें कि ट्रायंगल लॉ से किस तरीके से वेक्टर्स को ऐड करें। चलिए अब हम देखते हैं कि ये ट्रायंगल दिया है, इसमें हम रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे और क्या क्या लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि ए वेक्टर है, ए वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर का ये हेड है और सॉरी ए बी वेक्टर का ये हेड है और बी सी वेक्टर का ये टेल है और बी सी वेक्टर का हेड यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए और जो सी है ये हमारा रिजल्टेंट है। ऐसा देख रहे हैं क्योंकि हमने पीछे देखा है अभी कि कैसे दो ट्रायंगल को जोड़ा जाता है और रिजल्टेंट कैसे देखा जाता है। तो वही चीज यहाँ हम वही चीज देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ये यहाँ पे बोलते हैं कि ये एक आप ऐसे बोलिए कि क्लोज पाथ है, मतलब साइक्लिक पाथ है। अभी साइक्लिक पाथ का हम रिजल्टेंट निकालते हैं या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए कभी भी साइक्लिक अगर कोई भी डायग्राम दिया है तो वहां पे सबका सम या सभी वेक्टर का सम 0 के बराबर होता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। मीन्स जैसे इसको समझने से पहले आप ये समझ लीजिए जैसे कि अगर मान लीजिए एक वेक्टर ए है, बी है, सी है, डी है, ई वेक्टर है, ऐसे
इस तरीके से है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि ये ए से बी पे जा रहा है, बी से सॉरी ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से ये जा रहा है और यहाँ से अगेन ये जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम इसको लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, देखिए साइक्लिक ऑर्डर में जा रहा है कि पहले यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, तो फिर देखिए फिर बोलेंगे सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, क्योंकि सी से देखिए ये ऐसे पहुंचा तो इसका ये टेल और ये हेड, फिर से देखिए इसका ये टेल और ये हेड, तो फिर डी से पहुंच गए ई पे, मीन्स हम अगेन यहाँ से ई वेक्टर का ये टेल है और ये हेड है। तो हमने सभी वेक्टर को जब जोड़ा तो यहाँ पे सभी वेक्टर का सम 0 के बराबर आता है किसी साइक्लिक पाथ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो आएगा वो भी 0 के बराबर होगा। तो देखिए कैसे इसको लिखेंगे, ए बी, तो हम लिखेंगे इसको ए बी वेक्टर प्लस बी सी, लिखेंगे बी सी वेक्टर प्लस, अब हम सी से अगेन ए के पास आ रहे हैं तो लिखेंगे सी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक साइकिल बन गया है, ठीक है। अच्छा, इसको एक चीज और समझते हैं कि अगर हमारे पास ये कोई वेक्टर ए है और इसकी अगर डायरेक्शन अपोजिट कर दें, नहीं ऐसे समझते हैं, जैसे एक कोई वेक्टर है, यहाँ पे हमने ले लिया ए और ये बी, तो इसको हम लिखेंगे ए बी वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन ऐसे है, अगर इसको हम डायरेक्शन पलट दें, मतलब हम इसको ऐसे कर दें, ये ए है और ये बी है, तो ये जो अब वेक्टर बनेगा ए बी वेक्टर वो माइनस में रहेगा, मीन्स माइनस ए बी वेक्टर होगा, क्योंकि अगर इधर प्लस है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन माइनस होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। मीन्स अब समझिए, इसी को यहाँ यूज करते हैं कि ए से बी तक गए मतलब ए बी वेक्टर प्लस बी से सी तक गए बी सी वेक्टर। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि ए से सी जा रहे हैं, तो ए से सी और सी से ए, तो सी से ए जो है वो प्लस में है, तो ए से सी क्या होगा, माइनस में होगा। मीन्स हम यहाँ लिखेंगे माइनस ए सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम इसको इस साइड भेज सकते हैं, तो हम लिखेंगे ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए सी वेक्टर, ठीक है। ये हमारा आ गया रिजल्टेंट। अब इसी को हम डायरेक्टली चाहे समझना तो समझ सकते हैं कि देखिए हमने देखा था कि ये ए बी वेक्टर ऐसे ये बन गया, तो इसके हेड में अगर हम बी सी के टेल को जोड़ दें, मतलब ये जोड़ दें, तो देखिए ये हमारा बन गया, ये बी है ये सी है, मीन्स ये बन गया बी सी वेक्टर, और ये ए था मीन्स ये बन गया ए बी वेक्टर, ठीक है। अब हमें ये पता है कि हम किसी ट्रायंगल को अगर ऐसे जोड़ते हैं तो यहाँ का टेल और यहाँ के हेड को ऐसे मिलाते हैं, तो ये जो वेक्टर बनता है वो बनता है ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर, और ये रिजल्टेंट भी होता है क्योंकि इसका हेड हेड और टेल टेल इसी का मिल रहा है, मीन्स ए से रिजल्टेंट होता है। और ए से रिजल्टेंट होता है तो हमने देखा था कि जो रिजल्टेंट होता है वो ए बी वेक्टर मीन्स ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है ए सी वेक्टर के बराबर। ये हमने पीछे भी देखा था। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई कि हम अगर कोई ट्रायंगल दिया हो तो कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं। तो आप देखिए ये हमारा एक तरीका था कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं, फिर सी ए वेक्टर को ए सी लिखना हुआ तो हम आगे माइनस लगा देंगे, फिर हम इसको बराबर भी कर सकते हैं। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए सी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन वेक्टर कि एडिशन वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन वेक्टर, मतलब एडिशन वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है ये देख लें। जैसे देखिए हमारे पास ये दिया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर में बी वेक्टर ऐड कर रहे हैं,
तो एडिशन में क्या होता है कि हम बी वेक्टर में अगर ए वेक्टर को भी ऐड करें तब भी वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। और वेक्टर में हमें यही देखना होता है कि अगर वेक्टर के साथ कुछ 3 5 करते हैं तो भी वो वेक्टर सेम होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ए वेक्टर में आप पहले बी और सी को जोड़ लीजिए, उसके बाद ए वेक्टर को जोड़िए, ठीक है। तो इसको एक और कर सकते हैं कि ए वेक्टर में हम पहले बी वेक्टर को जोड़ दें और उसके बाद सी वेक्टर को जोड़ें, या फिर हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि ए वेक्टर में हम सी वेक्टर को जोड़ दें और बाद में हम जोड़ देंगे बी वेक्टर को, तब भी वैल्यू सेम रहती है, ठीक। अगर ए वेक्टर में 0 वेक्टर ऐड करते हैं तो ए वेक्टर ही आता है। अगर ए वेक्टर में से ए वेक्टर को घटा देते हैं तो यहाँ पे 0 वेक्टर आता है। ये बात समझ में आ रही है। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज एडिशन वेक्टर के। अब हम देखेंगे इसके बाद कि पॉलीगॉन लॉ के थ्रू किसी वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है। अब हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे पॉलीगॉन लॉ के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कुछ वेक्टर्स हमें दिए गए हैं, जैसे ये एक वेक्टर ए वेक्टर दिया गया है, ठीक, ये वेक्टर बी वेक्टर दिया गया है, यहाँ से कुछ ये वेक्टर ऐसे सी वेक्टर दिया गया है, ये डी वेक्टर दिया गया है। अब इनको हमें पॉलीगॉन लॉ के थ्रू जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे ये देखिए यहाँ पे हमने अभी देखा था कि एक वेक्टर का हेड तो दूसरे का टेल होना चाहिए। तो पॉलीगॉन लॉ में भी कुछ ऐसा ही होता है कि देखिए ए वेक्टर को हमने पैरेलली ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, ये बना ए वेक्टर। उसके बाद हमने इसके हेड में वी वेक्टर के टेल को जोड़ दिया, तो पैरेलली इसको उठा के लाइए, इधर शिफ्ट कर दीजिए। मीन्स हम बी को पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर दिए, ये हो गया। अब सी को क्या करिए कि सी को बी के हेड में जोड़ दीजिए। तो जब बी के टेल को सी के हेड में जोड़ेंगे तो इसको पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर दीजिए। मीन्स ये कुछ पैरेलली ऐसे शिफ्ट हो गया, तो ये हो गया सी वेक्टर। अब इसमें डी वेक्टर को ऐड करना है, तो डी वेक्टर को भी पैरेलली ले चल के ऐसे ऐड कर दीजिए। तो जब ऐसे ले जाके ऐड करेंगे तो यहाँ से देखिए कुछ ऐसे बनेगा, ये रहा इस तरीके से, ठीक है, ये रहा डी वेक्टर। अब यहाँ से देखिए ए वेक्टर का ये टेल है, फाइनल वेक्टर का ये हेड है। डायरेक्टली टेल से हेड को ऐसे मिला दीजिए, तो देखिए हेड और ये टेल, यही इसका मतलब हमारा आर वेक्टर यानी रिजल्टेंट वेक्टर है। लेकिन इसके पहले हम समझते हैं कि इसको जोड़ने का प्रॉपर मेथड क्या है। तो देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर से ऐसे मिलाइए। पहले जब ऐसे ये मिलाएंगे तो ये बना, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर ये भी मिला। मीन्स ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल जब मिला तो यहाँ पे देखिए ये हेड बना और ये टेल बना। मीन्स हम इसको मान लेते हैं R1 वेक्टर, ठीक है। R1 वेक्टर जो होगा वो देखिए बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। तो हम यहाँ पे लिखते हैं R1 वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर। ये बात समझ में आई। अब देखिए R1 वेक्टर तो ये हो गया। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए इसका ये हेड रहा और इसके हेड में सी वेक्टर का टेल मिल रहा है। मीन्स ये एक नया रिजल्टेंट फिर बनेगा ऐसे, क्योंकि सी वेक्टर देखिए डी को भूल जाइए, सी वेक्टर और R1 वेक्टर देखिए इनका ये रहा रिजल्टेंट और इसको हम मान लेते हैं R2 वेक्टर। तो जो R2 वेक्टर होगा, हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ये R2 वेक्टर होगा R1 वेक्टर प्लस सी के बराबर होगा। मीन्स R2 वेक्टर जो आएगा वो आएगा R1 वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बराबर, ऐसा होगा R1 वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब यहाँ पे जो R2 वेक्टर आया है वो R1 का मतलब A वेक्टर प्लस B वेक्टर में ऐड करेंगे C वेक्टर, तो आ गया R2 बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। बात समझ में आ रही है। अब देखिए अब ये दोनों तो हो गया। अब यहाँ से जो बना है इसका ये हेड और D का ये रहा टेल,
अब देखिए ये जब ये बना D का ये टेल और R2 का हेड, तो ये एक ट्रायंगल फिर से फॉर्म हुआ। तो इसका D का जो R2 का ये टेल है और इसका D का ये हेड है, दोनों एक जगह मिल रहे हैं, मतलब ये रिजल्टेंट है, मीन्स R। तो जो R वेक्टर होगा अब वो बराबर होगा R2 वेक्टर प्लस D वेक्टर, प्लस D वेक्टर के बराबर। अब R2 के प्लेस पे अगर पुट करेंगे तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर के बराबर हो जाएगा। मीन्स जो फाइनल रिजल्टेंट आया है वो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर के बराबर आया है। ये एक तरीका था, ठीक है। आप इसे डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी भी पॉलीगन में हम जब ये काम करते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर ये टेल है और ये हेड है, मीन्स जो ये हमें तो ये पता चल गया ना कि ये R वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है, तो R वेक्टर बराबर हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि देखिए इसका ये हेड और हेड में ये इसका टेल जुड़ रहा है, मीन्स A वेक्टर में हम B वेक्टर जोड़ सकते हैं, ये हो गया। प्लस अब इसके B वेक्टर के हेड में C वेक्टर का टेल जुड़ रहा है, मतलब इससे ये डायरेक्टली जुड़ सकता है, तो ये हो गया। C वेक्टर का ये हेड है और D वेक्टर का टेल है, मीन्स C वेक्टर में D वेक्टर भी डायरेक्टली जुड़ सकता है। अब देखिए जब इसको हमने पूरे को जोड़ लिया तो यही रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर आया। तो पॉलीगन लॉ में आप डायरेक्टली ऐसा करते हैं, ठीक है। जैसे एक और देखिए कि ये रहा पेंटागन रहा, ये रहा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। हम ऐसे चले बट ये क्या किए, हम यहीं तक पहुंचे, इतना ही पहुंचे। तो A वेक्टर हम ये मान लेते हैं, ये B वेक्टर और ये C वेक्टर और ये D वेक्टर। तो देखिए अब रिजल्टेंट की बात आई तो इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर का टेल दोनों को ऐसे जोड़ देंगे तो टेल टेल और हेड हेड मैच कर गया, मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर है। मीन्स R वेक्टर बराबर आप लिख सकते हैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर, मीन्स A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर, ये हमारा आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। ये बात समझ में आई। देखिए ये एरो ऐसे ही हमेशा होना चाहिए कि इसका टेल तो इसका हेड, इसका हेड तो सॉरी हाँ इसका हेड तो इसका टेल, अगर ऐसे डायरेक्टली जुड़ रहा है तभी हम ऐसे डायरेक्ट जोड़ते हैं। अगर एरो उल्टा हो गया ना तो वहां पे माइनस तुरंत आ जाता है, ठीक है। चलिए तो हमने देखा कि वेक्टर्स को हम पॉलीगन लॉ के थ्रू कैसे ऐड करते हैं, तो ये भी हमने। चलिए अब हम देखेंगे कि दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम के थ्रू कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए इसको जोड़ने का जो तरीका है वो यहाँ पे लिखा गया है और इस तरीके को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, तभी जाके पैरेललोग्राम के थ्रू दो वेक्टर्स को जोड़ पाएंगे। चलिए देखते हैं इसमें। इस रूल के द्वारा दो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए टेल टू टेल मिलाते हैं और पैरेललोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये देख लें कि मान लीजिए कि एक वेक्टर ये रहा A वेक्टर, ठीक है, और दूसरा वेक्टर हम मान लेते हैं कि ये रहा B वेक्टर। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है कि A वेक्टर का मॉड यानी मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं स्मॉल a के बराबर है और B वेक्टर का मॉड जो है वो स्मॉल b के बराबर है, यह भी हम मान लेते हैं। अब इन दो वेक्टर्स को हमें पैरेललोग्राम के थ्रू जोड़ना है। देखिए कैसे जोड़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि टेल टू टेल मिलाते हैं, मीन्स एक वेक्टर अगर ये रहा, मीन्स अगर ये A वेक्टर है तो B वेक्टर को हमें इसके टेल के पास ले जाना पड़ेगा, मतलब ऐसे पकड़ेंगे और पैरेलली इसको शिफ्ट कर देंगे, मीन्स ऐसे, ठीक है। ये पैरेलली शिफ्ट करके लाके इसके टेल से जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा B वेक्टर, ठीक है। अब हम पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो देखिए इसके पैरेलली एक लाइन ऐसे इस तरीके से ड्रॉ कीजिए, इसके पैरेलली एक ऐसे ड्रॉ कीजिए। देखिए पैरेललोग्राम बन गया। अब क्या करते हैं, इसके बाद देखिए ये पैरेललोग्राम बन गया। इसके बाद की कहानी ये है
कि इस पैरेललोग्राम का वह डायगोनल जो दोनों वेक्टर्स के टेल से गुजरता है, मीन्स इनके और इनके टेल से गुजरता है, उनके सम के बराबर होता है। देखिए क्या है कि अगर इन दोनों के टेल से गुजरेगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आके मीट करेगा। इसके पैरेलली ये है और इसके पैरेलली ये है, यहाँ पे टेल टेल और यहाँ पे मिल गया हेड हेड। मीन्स ये बोल रहा है कि जो इन दोनों के टेल से गुजरता है ये डायगोनल, वो उनके रिजल्टेंट के बराबर होता है। मीन्स ये होगा आर वेक्टर के बराबर, और जो आर वेक्टर आएगा वो आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मीन्स इस वेक्टर और इस वेक्टर को हम जब जोड़ेंगे तो हमें आर वेक्टर मिल जाएगा। तो ये हुआ पैरेललोग्राम के थ्रू दो वेक्टर्स को जोड़ना। ठीक है, अब हम सीखेंगे इसका प्रॉपर वे कि पैरेललोग्राम जब यूज करते हैं तो एक्चुअल में जो आर वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हमें देखना है। ठीक है, चलिए अब हम पैरेललोग्राम के थ्रू रिजल्टेंट निकालेंगे। तो देखिए, जैसा कि अभी हमने देखा कि हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर। अब हम ये मान लेते हैं कि दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। देखिए इस तरीके से ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। इनका ये रहा रिजल्टेंट वेक्टर, मीन्स ये बन गया। ठीक है, तो ये हो गया आर वेक्टर। बस हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ए वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल है वो अल्फा है, ऐसा हम मान लेते हैं। और आपको भी अभी बस समझना है। ठीक है, और इसमें एक काम हमें और करना है कि इसको हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, और यहाँ से हम क्या करें, इस तरीके से ये एक लाइन ड्रॉ कर दें। तो ये हमारा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था और इसे आगे बढ़ा देना था। अब देखिएगा यहाँ पे कि इस वेक्टर को अभी मान लीजिए कि हमने सब ऐसे पैरेलली शिफ्ट किया, इस तरीके से शिफ्ट कर दिया। बी वेक्टर जैसे पैरेललोग्राम बना रहे हैं तो ये है, तो ये भी बी वेक्टर ऐसे ही होगा। तो देखिए इसके और इसके बीच का एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। ये बात समझ में आई। अब देखिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। हमने अभी देखा था कि ए वेक्टर का मॉड जो होगा वो ए के बराबर है, बी वेक्टर का मॉड जो है वो स्मॉल बी के बराबर है। मीन्स हम बोलेंगे कि इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ए आएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो बी आएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड बी है तो इसका भी मैग्नीट्यूड बी ही होगा। ठीक है, ये होगा क्योंकि ये और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है। अब समझिएगा, इसमें हम नेमिंग कर देते हैं। ये रहा ओ पी क्यू एस और ये एम। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा कि हम किस तरीके से करते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले ये ट्रायंगल लेंगे, मीन्स हम बोलेंगे इन ट्रायंगल टी एस एम। अब इस ट्रायंगल में कुछ चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। मीन्स जैसे हमें ये लाइन कैलकुलेट करनी है कि इस लाइन की लेंथ क्या होगी, फिर हमें इस लाइन की जो लेंथ है वो क्या होगी, हमें ये देखना है अगर इस लाइन की लेंथ b है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे साइन थीटा की। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर ये थीटा है तो साइन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू एस एम अपॉन ये हाइपोटेनियस किसके बराबर है, बी के। तो यहां से एस एम की वैल्यू आ जाएगी बी साइन थीटा। ठीक है, मीन्स एस एम की वैल्यू जो है वो बी साइन थीटा के बराबर है। इससे कैलकुलेट हो गया। उसी तरीके से हमें पी एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अब हम कॉस थीटा की हेल्प लेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स पी एम
अपॉन बी के बराबर होगा। मीन्स इसे हम देखेंगे कि पी एम जो होगा वो होगा बी कॉस थीटा के बराबर। मीन्स पी एम की वैल्यू आएगी बी कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे ये चीज हमें मिल गया। अब हम बात करेंगे आगे इन ट्रायंगल ओ एस एम। तो देखिए हमें कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो हम ओ एस एम लेंगे। तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ओ एस एम। अब यहाँ पे देखिए इस ट्रायंगल में हमें एक चीज पता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि हमने जैसे ड्रॉ किया था ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मीन्स ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। मीन्स ओ एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम का स्क्वायर प्लस एस एम का स्क्वायर, ये होगा। यहाँ पे एक चीज देखिए कि ओ एम जो है वो ओ पी प्लस पी एम के बराबर है। तो आप यहाँ पे लिखिए कि ओ एम इज इक्वल्स टू ओ पी प्लस पी एम, ये ठीक है। अब देखिए ओ एम की जो वैल्यू होगी वो ओ पी की वैल्यू देखिए, ओ से पी तक की वैल्यू है ए के बराबर और P से M तक की वैल्यू है B cos थीटा के बराबर। तो ये आ जाएगा B cos थीटा, ठीक है। इसी तरीके से एस एम की जो वैल्यू होगी एस एम इज इक्वल्स टू आ जाएगा B sin थीटा, ठीक है। ये सारी वैल्यू मिल गई। अब इसे हमें यहाँ पुट करना है। अच्छा एक चीज और देखिए ओ एस की वैल्यू है R के बराबर। तो ओ एस का मैग्नीट्यूड मीन्स हम जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम आर के बराबर मान ले रहे हैं। मीन्स आर वेक्टर जो आया है इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर के बराबर, ठीक है, ऐसा मान ले रहे हैं। अब देखिए ओ एस के बराबर ओ एस के प्लेस पे पुट करिए। तो ओ एस के प्लेस पे आर पुट करेंगे। मीन्स आर वेक्टर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम मीन्स ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एस एम इज बी साइन थीटा। मीन्स हम लिखेंगे बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इसको ओपन करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस, अब ये लिखेंगे जब तो लिखेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ रही है। तो आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस, यहां से देखिए ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और ये है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो हम बी स्क्वायर को कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, ये बचेगा। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर। हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के बराबर। मीन्स ये आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ये बचेगा केवल प्लस 2ab cos थीटा। मीन्स 2ab cos थीटा हम यहाँ आ जाएगा। आर बराबर आ जाएगा रूट में। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये बात समझ में आई। तो ये रिजल्टेंट आ गया। हमने जब दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू जोड़ा था तो रिजल्टेंट आएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे जो थीटा है वो है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आपको समझ में आ गया, ऐसे करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे इसके डायरेक्शन की, कि डायरेक्शन इसकी क्या होगी।
अब हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन देखनी है, तो देखिए क्या करेंगे, हम ऐसा मान लेंगे कि लेट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज अल्फा फ्रॉम ए वेक्टर। मीन्स ए वेक्टर से जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है वो अल्फा डिग्री है। ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो देखिए, कभी भी हमें डायरेक्शन कैलकुलेट करनी होती है तो हम हमेशा tan के पास जाते हैं। ठीक है, तो tan यूज करने के लिए देखिए कौन सा ट्रायंगल अपन यूज करेंगे। देखिए इसमें OSM, तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल OSM। अब देखिए इसमें क्या होगा, हमें निकालना है tan अल्फा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल OSM में, तो OSM में tan अल्फा मीन्स परपेंडिकुलर मीन्स SM अपॉन बेस, बेस इज OM मीन्स OM। और हमें ये पता है यहाँ पे कि जो SM है वो बराबर है B साइन थीटा के, और जो यहाँ पे OM है वो बराबर है OP प्लस PM के। OP प्लस PM के बराबर है। OP की वैल्यू है A के बराबर, प्लस PM की वैल्यू है B cos थीटा के बराबर। ठीक है, अब इसी वैल्यूज को, सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करिए, तो देखिए आएगा tan अल्फा इज इक्वल्स टू SM इज B साइन थीटा मीन्स B साइन थीटा अपॉन OM इज A प्लस B cos थीटा। ये बात समझ में आ रही है। तो कभी भी हमें रिजल्टेंट पूछे तो हम हमेशा बोलेंगे tan अल्फा इज इक्वल्स टू B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। ठीक है, अगर अल्फा की वैल्यू निकालनी हो तो अल्फा इज इक्वल्स टू आ जाएगा tan इनवर्स यहाँ से B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। ये बात समझ में आई। ये आ गया हमारा डायरेक्शन फ्रॉम ए वेक्टर, मीन्स डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम ए वेक्टर। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो हमने अभी सीखा कि रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं और डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हमें कुछ स्पेशल केस इसी पे बेस्ड देखना है, तो देखते हैं। चलिए, अब हम कुछ स्पेशल केस देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा रिजल्टेंट क्या था। तो रिजल्टेंट था R इज इक्वल्स टू रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा के बराबर। ठीक था, ये रिजल्टेंट था। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमारा था tan अल्फा इज इक्वल्स टू B साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। ठीक है, अब हमें इसी पे बेस्ड कंडीशन देखनी है। तो स्पेशल केसेस ये देखें। तो इसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ जाए तो डायरेक्शन और रिजल्टेंट क्या होगा। तो देखिए, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो कॉस 0 डिग्री होता है 1 के बराबर। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट के लिए देखिए क्या करेंगे। रिजल्टेंट मीन्स R इज इक्वल्स टू रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 0। ठीक है, cos 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, मीन्स आएगा R इज इक्वल्स टू रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, तो R इज इक्वल्स टू, देखिए ये एक फॉर्मूला बनता है A प्लस B का होल स्क्वायर, मीन्स R इज इक्वल्स टू आएगा A प्लस B के बराबर। तो यहाँ पे देखिए
इसके कहने का मतलब ये होता है कि एक वेक्टर ये है तो दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है। मीन्स आप दोनों मतलब दो वेक्टर्स के बीच का अगर एंगल 0 हो और बोले कि पैरेललोग्राम के थ्रू उसका रिजल्टेंट बताइए, तो आप बोल सकते हैं कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, तो रिजल्टेंट हो जाएगा डायरेक्टली ए प्लस बी के बराबर। ये बात समझ में आ रही है। और देखिए जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो जो रिजल्टेंट आता है वो मैक्सिमम आता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 है, मीन्स उनका रिजल्टेंट जो आएगा वो एकदम मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बोलेंगे tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन 0, ये होगा अपॉन a प्लस बी कॉस 0। लेकिन हमें ये पता है कि साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और इसका मतलब 0 अपॉन आ जाएगा a प्लस बी, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1, तो आ गया tan अल्फा। हमें ये पता है कि 0 अपॉन समथिंग होता है 0 के बराबर, मीन्स अल्फा बराबर आ जाएगा 0 डिग्री। ये बात समझ में आई। मीन्स ये होगा कि इनकी जो डायरेक्शन होगी वो 0 डिग्री पर होगी। ठीक है, तो ये केस फर्स्ट था। केस सेकेंड इसके बाद हम देखते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो हम यहाँ बोलते हैं कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मीन्स थीटा इज 90 डिग्री। तो देखिए हम यहाँ पे लिखने वाले हैं केस सेकेंड में कि थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0 और sin 90 की वैल्यू होती है 1 के बराबर। तो देखिए हम सबसे पहले रिजल्टेंट निकालेंगे, तो r इज इक्वल्स टू रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, और cos 90 का मतलब 0, तो r बराबर आ जाएगा। देखिए 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल 0, तो बचा केवल रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। मीन्स अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनका रिजल्टेंट होता है रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बात करेंगे हम डायरेक्शन की कि इनका डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल्स टू b साइन 90, तो b साइन 90 अपॉन a प्लस बी कॉस 90 ये आएगा। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू आ जाएगा, देखिए ये 1 के बराबर होगा और ये 0 के बराबर होगा, मीन्स b बाई a आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे b बचेगा और यहाँ पे केवल a बचेगा, मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू आ जाएगा tan इनवर्स b बाई a। ये बात समझ में आई। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उनका रिजल्टेंट आता है रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उनका डायरेक्शन आता है tan इनवर्स b बाई a। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जब दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, मीन्स उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है वो 180 डिग्री हो। ठीक है, चलिए हम समझते हैं यहाँ पे कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हों तो रिजल्टेंट क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो देखिए मीन्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन का मतलब 180 डिग्री उन दोनों के बीच का एंगल होगा। तो cos 180 की वैल्यू होती है -1 और sin 180 की वैल्यू होती है 0 के बराबर, ये होती है। रिजल्टेंट r आएगा रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos
180, और अभी हमने देखा cos 180 की वैल्यू -1, मीन्स r इज इक्वल्स टू आ जाएगा रूट में a² प्लस b² माइनस 2ab, मीन्स r इज इक्वल्स टू आएगा रूट में a माइनस b का होल स्क्वायर, क्योंकि a² माइनस b² सॉरी a² प्लस b² माइनस 2ab होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, मीन्स आएगा r इज इक्वल्स टू a माइनस b, ये आएगा। ठीक है, मीन्स क्या बोल रहा है कि अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जिसका मैग्नीट्यूड a है, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जिसका मैग्नीट्यूड b है, तो जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो एक छोटा सा वेक्टर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा a माइनस b के बराबर, ये रिजल्टेंट होगा। और यहाँ पे देखिए जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वहां पे रिजल्टेंट जो आता है वो मिनिमम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी भी बोल दे कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट अगर मिनिमम है तो ये बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि वो बोल रहा है कि रिजल्टेंट की वैल्यू मिनिमम है, मीन्स दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री है, मीन्स दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ठीक है, अब हमसे बात कर रहा है कि डायरेक्शन बताइए, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हम लिखेंगे tan अल्फा इज इक्वल्स टू b साइन 180 डिग्री अपॉन a प्लस b कॉस 180। यहाँ पे साइन 180 की वैल्यू 0, मीन्स tan अल्फा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे कि रिजल्टेंट डायरेक्शन जो आएगी वो 0 के बराबर होगी। ठीक है, चलिए ये हमारा स्पेशल केस था, ये हम सीख चुके हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए कि अल्फा की वैल्यू आएगी वो 180 के बराबर होगी। ठीक है, मीन्स जो डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट की वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ये था हमारा स्पेशल केस। अब हम देखते हैं इन केसेस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, एक हम रिजल्ट देख लेते हैं। जैसे इसमें दिया क्या है, ये क्वेश्चन जरूर पूछता है तो आप इसे समझ लीजिए। बोल रहा है कि एक वेक्टर a है जिसका मैग्नीट्यूड a के बराबर है। ठीक है, एक वेक्टर b है जिसका मैग्नीट्यूड भी a के बराबर है, और यहाँ पे बोल रहा है कि एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर इज थीटा। a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो बोल रहा है कि जो रिजल्टेंट आएगा वो बताइए क्या होगा। मीन्स रिजल्टेंट हमसे पूछ रहा है। तो देखिए r इज इक्वल्स टू फॉर्मूला जो हमारा होता है a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा, ये होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए a का मॉड a के बराबर है, b का मॉड भी a के बराबर है, मीन्स हम लिखेंगे r इज इक्वल्स टू रूट में a² प्लस a² प्लस 2a इंटू a के प्लेस पे a, b के प्लेस पे भी a इंटू कॉस थीटा। अब देखिए r इज इक्वल्स टू आ जाएगा रूट में a² 2a² प्लस 2a² कॉस थीटा, ये आ गया। r इज इक्वल्स टू हम 2a² कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो जब 2a² कॉमन लेंगे तो a तो इसी तरह आ जाएगा, लेकिन 2 के प्लेस पे आ जाएगा √2। अब अंदर जो बचेगा वो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा, ये बचेगा। ठीक है, अब हमें इसे पूरी तरह सॉल्व करना होगा। मीन्स थीटा को हम ये स्क्वायर रूट हटाना चाहते हैं। तो देखिए हमने कभी फॉर्मूला देखा था कि cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है। तो 2 थीटा था तो यहाँ थीटा आया है, मीन्स अगर यहाँ पे थीटा होता तो हम लिखते 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, अब इसको इधर लाइए तो ये बनेगा cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई
2 ये बनेगा। तो आप cos थीटा के प्लेस पे cos थीटा प्लस 1 के प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो r इज इक्वल्स टू आ जाएगा a√2, फिर रूट में आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा के प्लेस 1 प्लस cos थीटा के प्लेस पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी। तो r इज इक्वल्स टू आ जाएगा a√2। देखिए ये रूट cos स्क्वायर थीटा है, √2 को बाहर लेंगे तो ये √2 के फॉर्म में बाहर आएगा, इंटू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज cos थीटा बाई 2, ये आ गया। अब इसे देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको r इज इक्वल्स टू a, तो a है √2 इंटू 2, √2 इज 2 इंटू cos थीटा बाई 2 आ गया, मीन्स r इज इक्वल्स टू आ गया 2a cos थीटा बाई 2। तो ये आपसे पूछता है कि अगर मॉड a की वैल्यू 1 के बराबर है, मॉड b की वैल्यू भी a के बराबर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो आप रिजल्टेंट बताइए कितना होगा। तो हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं r इज इक्वल्स टू a cos थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, ऐसे मतलब ये डायरेक्टली नहीं याद रखना है, ये तो हमें कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर्स को कैसे सब्सट्रैक्ट किया जाता है, ये हमें देखना है। चलिए अब हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स या सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। आप यहाँ पे लिख लीजिए सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, मतलब 2 वेक्टर्स को कैसे घटाया जाता है ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए हम एक बात ध्यान रखेंगे कि वेक्टर्स को कभी घटाया नहीं जाता है, मीन्स वेक्टर्स को कभी सब्सट्रैक्ट नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। मीन्स हम क्या करते हैं कि वेक्टर को कभी घटाते नहीं है, वेक्टर को हमेशा जोड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, घटाने का मतलब कि अगर एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये हो, तो हम अगर इसको मान लीजिए कि a वेक्टर ऐसे लिखते हैं a वेक्टर, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा -b वेक्टर। मतलब अगर ये b वेक्टर है तो हम इसको लिखेंगे -b वेक्टर। तो देखिए अगर हम r वेक्टर निकालना चाहते हैं तो हम दोनों को जोड़ दें, मीन्स a वेक्टर प्लस -b वेक्टर। तो देखिए r वेक्टर इज इक्वल्स टू आ जाता है a वेक्टर -b वेक्टर। लेकिन हमने घटाया थोड़े हैं, हमने तो जोड़ा है ना, तो हम जोड़ते हैं, घटाते नहीं हैं। तो यहाँ पे इसी चीज को समझना है। जैसे देखिए पैरेललोग्राम के थ्रू ही ये काम करना था। तो अगर हम एक वेक्टर ये ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा वेक्टर हमारा ये होता है, तो दूसरा वेक्टर हम ले लेते हैं b। तो अभी जब हम इसको जोड़े थे तो एक पैरेललोग्राम बनाए थे, बट घटाने का मतलब क्या होता है कि जो आपका जो b वेक्टर है उसकी डायरेक्शन आप चेंज कर दीजिए, मीन्स b के प्लेस पे रख दीजिए अब -b वेक्टर। ठीक है, अब पैरेललोग्राम फिर से बनाइए। तो जब पैरेललोग्राम अगेन बनाएंगे तो पैरेललोग्राम कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके का पैरेललोग्राम बनता है। थोड़ा मेथड ध्यान रखना आप। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे इसकी डायरेक्शन कुछ ये रहे, तो ये डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है। अब देखिए जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो ये मिलेगा। ठीक है, मीन्स ये हमारा रिजल्टेंट मिला। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, ये आया r वेक्टर, तो हम जानते हैं कि r वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है, देखिए अगर ये एक वेक्टर है तो ये भी a वेक्टर होगा। ठीक है, अगर ये -b वेक्टर है तो ये भी -b वेक्टर होगा। हम ऐसे भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए r वेक्टर इज इक्वल्स टू आ जाएगा a वेक्टर प्लस -b वेक्टर, मीन्स हम जोड़ रहे हैं, हम घटा नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो अपने आप घट जा रहा है। अब एक चीज और देखिएगा, हमने देखा था a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल थीटा, और जो रिजल्टेंट जाता था ये होता था अल्फा। रिजल्टेंट किससे होता था? a वेक्टर से। ठीक है, तो अब हमें अगेन जो रिजल्टेंट है उसका एंगल देखना है या उसका डायरेक्शन देखना है,
फ्रॉम ए वेक्टर, तो हम बोलेंगे कि ये हम मान लेते हैं बीटा। ठीक है, कि जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है फ्रॉम ए वो है बीटा डिग्री। एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे हम ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल देखना चाहते हैं, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा, देखिए ओवरऑल एंगल ये 180 डिग्री होगा। अगर ये थीटा है तो ये जो एंगल मिलेगा वो 180 माइनस थीटा मिलेगा। मीन्स ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का ये जो एंगल होगा वो 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, मीन्स देखिए जहां थीटा रखना था अब वहां हम 180 माइनस थीटा रखेंगे, जहां अल्फा रखना था वहां बीटा रख देंगे। बात समझ में आ रही है? तो हम चलते हैं अगेन अपने ओरिजिनल फॉर्मूले पे कि r इज इक्वल्स टू होता था रूट में, यहाँ पे भी हम ये मान लेते हैं कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड a है और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड b है। ठीक है, और r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो r के बराबर होगा। दोनों के बीच का जो एंगल है मीन्स अल्फा a और b वेक्टर के बीच का एंगल, तो वो आएगा मतलब कि a वेक्टर एंड b वेक्टर के बीच का एंगल जो होगा वो 180 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे रखिए तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस। देखिए थीटा होता था, यहाँ पे थीटा के प्लेस पे है 180 माइनस थीटा, तो रखेंगे कॉस 180 माइनस थीटा। ये बात समझ में आई? तो रिजल्टेंट कभी भी कैलकुलेट करना होगा तो a और b वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा उनमें से 180 में से उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो निकल के आया रिजल्टेंट। अब हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्शन के बारे में। तो देखिए पुराने वाले का डायरेक्शन होता था tan अल्फा इज इक्वल्स टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, ये होता था। बट यहाँ पे अल्फा तो है नहीं, है यहाँ पे बीटा, तो हम रखेंगे tan बीटा इज इक्वल्स टू b। अब ये रखेंगे साइन, अब थीटा के प्लेस पे हम रखेंगे 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे आएगा 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस अगेन 180 माइनस थीटा। ये बात आपको समझ में आई? तो जो डायरेक्शन हमें मिला वो मिला tan बीटा इज इक्वल्स टू b साइन 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। देखिए हम साइन 180 माइनस थीटा चेंज भी कर सकते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें सबसे इजी तरीका यही लग रहा है कि पुराने वाले से हम रिलेट कर दें कि जहां b साइन थीटा होता था और वहां पे b साइन 180 माइनस थीटा होगा सब्सट्रैक्शन के केस में। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, तो हमने अभी देखा कि दो वेक्टर्स को कैसे सब्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्चुअल में हम दो वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करते ही नहीं है, हम दो वेक्टर्स को जोड़ते हैं। जोड़ने का मतलब कि अब देखिए घटाना है ना, लेकिन हम जोड़ रहे हैं तो एक की डायरेक्शन को हम अपोजिट कर देते हैं। जैसे ही हम अपोजिट कर देंगे तो वो घटाने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कभी भी सब्सट्रैक्शन अगर करना हो तो हम इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन देखेंगे पैरेललोग्राम पे बेस्ड। तो देखिए चलिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो फर्स्ट देखें, सबसे पहले बोल रहा है कि दो वेक्टर हैं F1 जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, दूसरा F2 है जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो रिजल्टेंट बताइए कितना होगा। तो देखिए हम देख रहे हैं कि F1 का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, F2 का मैग्नीट्यूड भी 10 न्यूटन है, और यहाँ पे एक चीज और देख रहे हैं कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो R मतलब रिजल्टेंट आएगा R इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2a। a का मतलब ये 10 इंटू 10, b मीन्स अगेन 10 cos 90 ऐसा लिखेंगे।
और cos 90 की वैल्यू होती है 0, मीन्स r इज इक्वल टू आ गया रूट में 100, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर अगेन 100 प्लस 0, क्योंकि 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल आ जाएगा 0। ठीक है, ये आ गया। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे आएगा √200 या इसी को लिख सकते हैं 10√2 न्यूटन। ये आ गया रिजल्टेंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे डायरेक्शन के बारे में। तो डायरेक्शन इज इक्वल्स टू, देखिए क्या था, tan अल्फा इज इक्वल्स टू b sin थीटा। b के प्लेस पे देखिए, ये b के प्लेस पे है और ये a के प्लेस पे, तो b sin थीटा मीन्स 10 sin थीटा के प्लेस पे 90 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन, प्लस b cos थीटा, b के प्लेस पे 10 और cos 90, अगेन cos 90 की वैल्यू 0 तो यहाँ से बचेगी, और sin 90 की वैल्यू 1 तो ऊपर बचेगा 10 और नीचे भी बचेगा 10, तो ये आ जाएगा 1। मीन्स हम देख रहे हैं कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू आ रहा है 1, तो अल्फा इज इक्वल्स टू आ जाएगा π/4। बात समझ में आ रही है? ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला भी आपको याद है, तो फॉर्मूले पे बेस सारा क्वेश्चन है, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए सेकंड हम देखते हैं। इसके बाद सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड है हमारा क्वेश्चन कि एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है। ठीक है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखिए यहाँ पे दिया है 40 न्यूटन, तो ये आ गया 40 न्यूटन। दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री, मीन्स थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। बोल रहा है कि रिजल्टेंट और डायरेक्शन बताइए। तो देखिए रिजल्टेंट के लिए r इज इक्वल्स टू रूट में लिखेंगे a का स्क्वायर, इसको हम a के बराबर और इसको b के बराबर, मीन्स a का स्क्वायर का मतलब 20 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर प्लस 2a के प्लेस पे 20, b के प्लेस पे 40 cos 60 ये लिखेंगे। अब देखिए ये हम जब करेंगे तो ये आ जाएगा 20 20 जा 400 ये आएगा, प्लस ये देखेंगे तो ये आएगा 1600 प्लस, आगे देखिए ये 40 और 40 40 जा 1600 cos 60। अच्छा इसको हम ऐसे ही रहने दें तो लिखेंगे 2 × 20 × 40 × cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बचा r इज इक्वल्स टू रूट में देखिए ये आएगा 2000 प्लस 20 और 40 कितना आएगा 800 ये आ गया, तो r बराबर आ गया 2800 रूट में इतना न्यूटन। आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम डायरेक्शन की बात करते हैं। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू आ जाएगा b sin थीटा, b इज 40 और sin 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60 है तो sin 60 अपॉन a इज 20 प्लस b इज 40 cos 60, थीटा के प्लेस पे 60 ये आ गया, तो 40 × sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 मीन्स √3/2 अपॉन 20 प्लस 40 × sin cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये आ गया 20 टाइम, ये आ गया 20 टाइम, ऊपर बन गया 20√3 अपॉन ये देखिए 20 20 40 ये आ गया 22 जा 40 ये आ गया √3/2 ये आया। मीन्स हम ये देख रहे हैं यहाँ पे देखिएगा कि tan अल्फा की जो वैल्यू आई है वो √3/2 आई है, मीन्स अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू जब आएगी तो इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स √3/2, तो ये हमें डायरेक्शन मिल गया। इतनी बात आपको समझ में आई, ये भी हो गया।
इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन समझ में आया ना, ऐसे सॉल्व होगा। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। बोल रहा है कि फाइंड थीटा, थीटा की वैल्यू बतानी है अगर ए बी और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम हो। चलिए यहां समझते हैं अपन। देखिए यहां पे हम ऐसा मान लेते हैं कि ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर के मॉड के बराबर है और ये है आर वेक्टर के मॉड के, हम इसको एक्स के बराबर मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड सेम है। आगे हमसे थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्मूला आर इज इक्व टू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसा लिखते हैं। अब देखिए r के प्लेस पे x है तो यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू रूट में a के प्लेस पे x, देखिए यहाँ पे a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a के प्लेस पे हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस b के प्लेस पे भी लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2 a के प्लेस पे x b के प्लेस पे x कॉस थीटा, ऐसा। अब हम एक काम करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बनेगा 2x स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर कॉस थीटा, ये बनेगा। देखिए हम इसको इस साइड लाते हैं जब, तो बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर, 2 ये आएगा इधर तो माइनस होगा, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा 2x स्क्वायर कॉस थीटा। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू देखिए क्या होगा, 2x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर गया तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया -1/2। तो देखिए कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 -1/2 तभी होती है जब थीटा की वैल्यू होती है 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। यही हमसे पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो हम बोलेंगे कि वैल्यू ऑफ थीटा इज 120 डिग्री। बात समझ में आ गई। अच्छा अब फोर्थ क्वेश्चन की बात हो रही है, तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन टाइप का है, तो ये आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हम आपको दे देते हैं। देखिए इसका जो आंसर होगा वो आएगा, रिजल्टेंट आएगा 5√7 न्यूटन, और जो अल्फा आएगा वो आएगा tan इनवर्स 3/2, ठीक है। यह आप सॉल्व करके आंसर मैच करा लीजिएगा। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो गुड बाय।